मेरी मोहब्बत तो उसका छोटा भाई अंकित था। मैं चुपचाप थके हारे कदमों से अपने कमरे में आ गई। मुझे नहीं पता आगे उन दोनों में क्या बात हुई। मुझे नहीं पता कि बड़े भाई ने छोटे भाई को धोखा क्यों दिया था। लेकिन मेरी दुनिया तो उजड़ चुकी थी। मैं अपने कमरे में थी जब मेरे पति का भाई यानी कि मेरा प्यार कमरे में आया था। उसकी आंखों में आंसू थे जिन्हें उसने बेदर्दी से साफ किया था। धीरे से चलता हुआ वो मेरे करीब आ गया था। मैं उठकर खड़ी हो गई। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो नजरें चुरा गया। कहने लगा, दिव्या, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, सच्ची मोहब्बत। उस दिन जब तुम्हें मेरा फ़ोन लगा था तो गलती से ही लगा था। मैं अपने दोस्त राजेश को ही कॉल लगा रहा था, लेकिन वो फ़ोन तुम्हें लगा था। लेकिन तुम्हारी आवाज़ में एक ऐसा जादू था कि मैं तुम्हारी आवाज़ के जादू में खो गया था और मैंने तुमसे दोस्ती कर ली। धीरे धीरे ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदली और कब इश्क में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। और उस दिन जब तुम अपने माँ बाप के साथ उस पार्टी में आई थी तो मैंने तुम्हें देख लिया था और तुम्हें पहचान भी लिया था, क्योंकि मैं तुम्हारी फ़ोटो पहले ही देख चुका था। लेकिन तुमने मुझे नहीं पहचाना था। और फिर मैंने अपने माँ बाप के जरिए तुम्हारे घर रिश्ता भी भेजा। तुम्हारे पापा और मेरे पापा दोस्त थे, इसलिए रिश्ता भी जल्दी हो गया था। मैं बहुत खुश था कि मेरी मोहब्बत अब मुझे मिलने वाली है। लेकिन मैं भूल गया था कि तुम मेरी किस्मत में नहीं हो। मैंने तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाया था। मैं चाहता था कि शादी के बाद ही तुम्हें अपना चेहरा दिखाकर तुम्हें अचानक से सरप्राइज दूंगा, लेकिन उससे पहले ही मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरे भाई ने मेरी खुशियां उजाड़ दी। मैं बस उसकी तरफ खाली खाली निगाहों से देख रही थी। मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। वो कहने लगा, वो मेरा बड़ा भाई सुमित है, मेरा नाम अंकित है। उसे आवाज़ें बदलने का हुनर आता है। उसने मेरी आवाज़ बदल कर तुम्हारे साथ धोखा किया और तुमसे शादी कर ली। मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे थे। मैं अब भी कुछ नहीं बोली थी कि तभी कमरे में मेरा पति सुमित दाखिल हुआ। गुस्से से अंकित की तरफ देखा और कहने लगा, मैंने तुमसे कहा था ना, जाओ यहाँ से। तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था दिव्या मेरी पत्नी है, उसका और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। क्या सबूत है कि तुमने जिस लड़की से मोहब्बत की वो लड़की यही दिव्या है? अंकित कहने लगा, सबूत तो मेरे पास सारे थे, लेकिन वो सबूत आपने सब मिटा दिए हैं क्योंकि आपकी नीयत में खोट था। इससे पहले कि अंकित कुछ और कहता, सुमित ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं कमरे में अकेली रह गई थी और अपनी किस्मत पर बैठी आंसू बहा रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बेरंग से गुजर गए थे। अंकित दोबारा नहीं आया था, या शायद अमित ने उसे आने नहीं दिया था। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल अंकित का इंतजार करता था। मैंने मोहब्बत की थी अंकित से, बेतहाशा मोहब्बत की थी। उसके बिना जिंदगी के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन बीच में सुमित ने हम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया था। सुमित मुझसे अब नजरें चुराए चुराए फिरता था। वो मेरे सामने कम ही आता था। एक दिन वो मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, दिव्या, तुम चिंता मत करो। देखना, मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम सब कुछ भूल जाओगी और मैं अपना इलाज भी कराऊंगा। मैं तुम्हें पति सुख भी दूंगा, तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगा, कोई कमी नहीं रहेगी। मैंने खाली खाली आंखों से अपने पति की तरफ देखा था। मैंने कहा, क्या मिला आपको मुझे और अंकित को जुदा करके? आपने ये सब क्यों किया, जबकि आप खुद एक नामर्द हैं, पत्नी को खुश नहीं रख सकते? फिर क्या ज़रूरत थी मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की? मेरी बात सुनकर वो चीख पड़ा था। कहने लगा, मैं नामर्द नहीं था, हट्टा कट्टा मैं भी भरपूर मर्द था, लेकिन मुझे अंकित ने और उसके बाप ने बर्बाद कर दिया। सुनना चाहती हो मेरे साथ क्या हुआ था? तो सुनो। फिर उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई थी। वो कहने लगा, मैं 9 साल का था जब मेरे माँ बाप एक रोड एक्सीडेंट में मर गए थे। मैं अपनी मासी के पास रहता था। मेरी मासी शादीशुदा थीं, लेकिन विधवा थीं। शादी के 6 महीने बाद ही उनके पति कैंसर की वजह से मर गए थे। शादी के 1 महीने बाद ही पता चला था कि मासी के पति को कैंसर है, और वो भी लास्ट स्टेज का। वो बच नहीं सका और शादी के 6 महीने होते ही वो मासी को अकेला छोड़कर चला गया। उनका कोई बच्चा नहीं था, इसलिए हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। मैं 10 साल का था कि जब मेरी मासी को अंकित के पापा से प्यार हो गया था और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। हालांकि मैं नहीं चाहता था कि वो दोनों शादी करें, क्योंकि अगर वो दोनों शादी कर लेते तो मैं कहाँ जाता, मेरा क्या होता। लेकिन यह भी अच्छा हुआ था कि मेरी मासी ने अंकित के पापा से वादा लिया कि मैं भी उनके साथ जाऊंगा। अंकित के पापा मान गए थे और वो मुझे भी अपने साथ ले गए। यूं मासी ने अंकित के पापा से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे।
मासी पहले मुझे बहुत प्यार करती थीं, लेकिन शादी के बाद उनका ध्यान मेरी तरफ से हटने लगा था। वो अपनी नई शादीशुदा ज़िंदगी में बिजी हो गई थीं। मैं पढ़ाई करता हूँ या नहीं करता, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था। मेरी उम्र उस समय ऐसी थी कि मैं गलत संगत का शिकार हो गया और पढ़ाई से मेरा दिल हटने लगा। लेकिन मासी और उनके पति को कोई चिंता नहीं थी कि मैं दिन भर क्या करता हूँ। धीरे धीरे मेरी पढ़ाई छूट गई, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया। गलत संगत में पड़कर मैं नशे का भी आदी हो गया था। उनकी शादी को 8 साल गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। मैं भी इस बात से खुश था कि अच्छा है, इनको कोई बच्चा नहीं हुआ। इस तरह थोड़ा बहुत ध्यान मुझे उस घर में मिल जाया करता था। लेकिन 2 साल और गुजरे कि मेरी मासी उम्मीद से हो गई और शादी के 10 साल बाद मेरी मासी ने अंकित को जन्म दिया। मासी और अंकित के पापा की खुशी देखने लायक थी। दोनों उस बच्चे को लेकर इतना खुश थे कि वो मुझे बिल्कुल ही भूल बैठे थे। मैं उस समय 20 साल का हो चुका था। पढ़ाई लिखाई तो कुछ खास ना की थी कि मैं कोई नौकरी करता। दिन भर इधर उधर आवारागर्दी करता था और इस सबसे बचाने के लिए अंकित के पापा ने मुझे एक मेडिकल स्टोर पर नौकर लगवा दिया। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। अंकित 10 साल का हो चुका था कि उसी समय हमारे घर पर एक और कयामत टूट पड़ी, जब पता चला कि अंकित के पापा की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं। उनके बचने के चांस नहीं थे। मासी का रो रो कर बुरा हाल था और फिर एक दिन वो मेरे पास आई रोती हुई और मेरे पैरों में गिर पड़ी। कहने लगी, सुमित, मेरे पति को बचा लो। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं और अंकित बर्बाद हो जाएंगे। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है और सुमित, तुम्हारा भी तो इस दुनिया में कोई और नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम क्या करोगे? अंकित के पापा ने हम लोगों पर इतने एहसान किए हैं, तो मेरे पति को अपनी एक किडनी दे दो। मैं भी तो तुम्हारे ऊपर कितने एहसान किए हैं। बचपन से लेकर अब तक तुम्हें पाला पोसा है। अब वो एहसान चुकाने का समय आ गया है। मेरे पति को बचा लो। मेरी मासी मेरे पैरों में बैठी हुई थीं और मुझसे अपने पति की जिंदगी की भीख मांग रही थीं। मुझे अपनी मासी से बहुत मोहब्बत थी। मैं उन्हें इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकता था। मैंने मासी को कंधों से पकड़कर उठाया। मैंने कहा, मासी, आप इस तरह मत रोएं। हम कल ही डॉक्टर के पास चलेंगे और मैं अपने सारे टेस्ट कराऊंगा। अगर मेरी किडनी मौसा जी को लगती है तो मैं उन्हें ज़रूर अपनी किडनी दूंगा। अगर मेरी वजह से उनकी जान बचती है तो ये बात मेरे लिए गर्व की बात होगी। अगले ही दिन मैं अस्पताल पहुंच गया था। सारे टेस्ट हुए और किस्मत ये थी कि मेरी किडनी मौसा जी की किडनी से मैच हो गई थी। मैंने किडनी मौसा जी को दे दी। कुछ ही दिनों में अंकित के पापा एकदम सेहतमंद हो गए थे। कुछ दिनों के लिए सबका व्यवहार मेरे लिए बदल गया था। वो लोग मुझे ऐसे पलकों पर बिठाकर रखते जैसे मैं इस घर का मालिक हूँ। मैं भी बहुत खुश था कि चलो इस बहाने ही सही मुझे घर वालों का प्यार मिला। लेकिन धीरे धीरे सबका व्यवहार फिर से बदलने लगा था। लेकिन अंकित मुझसे बहुत प्यार करता था। वो हमेशा मेरा सम्मान बड़े भाई की तरह करता था। मैं भी उसे अपना छोटा भाई मानता था और उसकी बहुत केयर करता था। जिंदगी यूं ही अपनी रफ्तार से चली जा रही थी कि मौसी ने मेरे लिए एक लड़की पसंद की थी। मुझे भी वो लड़की पसंद थी और जल्दी ही शादी की तारीख भी रख दी गई थी। सब घर वाले शादी की तैयारियों में बिजी थे। मेरी उम्र उस समय कुछ ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन मुझे फिर भी इस बात की खुशी थी कि कम से कम मेरा घर बस रहा था। मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी के सपने सजा रहा था कि मेरा भी अपना एक परिवार होगा, मेरी पत्नी होगी, मेरे बच्चे होंगे। जोर शोर से शादी की तैयारियां हो रही थीं। जब मेरी शादी हो रही थी उस समय अंकित 15 साल का था और वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ लॉन में खेल रहा था कि तभी हमारी शादी वाला घर मातम में बदल गया था। लॉन में बिजली की फिटिंग हो रही थी क्योंकि पूरे लॉन को सजाया जा रहा था, तो हर तरफ लाइटिंग हो रही थी। बिजली के तार फैले हुए थे। मैं भी काम वाले लड़कों से बिजली की फिटिंग करवा रहा था कि तभी ये खुले हुए तार पर अंकित का पैर पड़ने ही वाला था, क्योंकि वो खेलते हुए उस नंगे तार के बहुत पास पहुंच चुका था। मैंने चीखते हुए अंकित को आवाज़ लगाई कि वहाँ से हट जाओ, लेकिन उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी थी। क्योंकि शादी वाला घर था, लॉन में बजते डीजों की आवाज़ ने मेरी आवाज़ को कहीं गुम कर दिया था। वो लगातार पीछे को हटता जा रहा था। मैं सब छोड़कर तेजी से भागता हुआ अंकित के पास पहुंचा था। मैंने अंकित को धक्का दिया, लेकिन मेरा पैर फिसल गया और मैं उसी नंगे तार पर जाकर गिरा था। बिजली का तेज झटका मेरे पूरे शरीर में फैल गया था। कुछ देर तक मुझे होश रहा था। मैं अपने आसपास चीखों पुकार की आवाज़ को महसूस कर रहा था। अंकित चीख चीख कर लोगों को बुला रहा था और फिर मैं होश की दुनिया से बेगाना हो गया था। मुझे नहीं पता फिर क्या हुआ था।
मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था। मेरा पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। जब मुझे होश आया तो मेरी मासी मेरे पास बैठी हुई थी। मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, एक बार तुमने मेरे पति की जान बचाई थी, आज तुमने मेरे इकलौते बेटे अंकित की जान बचाई है। तुम मेरे परिवार के मसीहा हो। तुम न होते तो आज मैं अपने पति और अपने बेटे दोनों को खो चुकी होती। मासी मेरा हाथ पकड़कर रोने लगी थी। मैं कुछ भी नहीं बोला। मेरे अंदर इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि मैं कुछ बोल पाता। मासी ने कहा कि तुम्हारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, डॉक्टरों ने बहुत मुश्किल से तुम्हारी जान बचाई है। लेकिन मैंने महसूस किया ये सब बोलते हुए मासी मुझसे नज़रें चुरा रही थीं, जैसे कुछ तो बहुत गलत हुआ है। मैंने कहा, मासी क्या बात है, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? मासी कुछ नहीं बोली। कहने लगी, अभी कुछ ही देर बाद डॉक्टर आएगा, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। लेकिन देखो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जान बच गई है, यही बहुत है। मासी बहुत देर तक मेरे पास बैठी रहीं और इधर उधर की बातें करके मुझे बहलाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे कुछ तो अनहोनी हुई है। मैंने कहा, मासी शादी वाला घर था, शादी का क्या हुआ? आपने लड़की वालों से क्या कहा? मासी मेरी बात सुनकर एकदम से नजरें चुरा गईं। कहने लगी, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, अभी फिलहाल तुम ठीक होकर घर चलो, सारी बातें बाद में होंगी। मैंने कहा, नहीं मासी, मुझे बताओ, संगीता के घर वालों से आपने क्या कहा? मासी कहने लगी, अब ये शादी नहीं हो सकती। मैंने कहा, क्यों? क्यों नहीं हो सकती? जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं संगीता से शादी करूंगा। मैंने अपनी आने वाली ज़िंदगी को लेकर कितने सपने सजाए हैं, मैं अपने सपने यूं टूटने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे होंगे, मेरी पत्नी संगीता होगी, वो कितना खुश थी शादी से। मैं उसे फ़ोन पर बात करूंगा। मुझे बिजली का करंट लगा है, मैं कोई मर तो नहीं गया कि ये शादी टूट जाएगी। माँ से कुछ नहीं बोली और चुपचाप मेरे पास से उठकर चली गई। कुछ ही देर बाद डॉक्टर मेरे पास आया। उसने मेरा चेकअप किया। कहने लगा, तुम्हें बिजली का बहुत तेज करंट लगा था, इतने करंट के बाद किसी का बचना मुश्किल होता है, लेकिन तुम किस्मत वाले थे कि बच गए हो। लेकिन तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी कमी आ गई है। मैं हैरत से डॉक्टर की तरफ देख रहा था। मैंने अपने हाथ पैर हिलाकर देख लिए थे, मेरे चारों हाथ पैर बिल्कुल ठीक थे। मैं बिल्कुल भी अपाहिज नहीं हुआ था। मेरा दिमाग भी बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहा था। मेरी आंखें भी बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रही थीं। मैं सबको देख पा रहा था। फिर भला मेरे अंदर क्या कमी आई थी? मैंने डॉक्टर से कहा, क्या बात है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ, मेरे अंदर थोड़ी सी कमी आई है कि मैं कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर ऐसी कैसी कमी आ गई जो आप मुझे इस तरह से डरा रहे हैं? डॉक्टर कहने लगा, बिजली का करंट लगने की वजह से तुम नामर्द हो गए हो। अब तुम कभी भी अपनी पत्नी को खुश नहीं रख सकते। ये सुनते ही मैं हैरत से मुंह खोले डॉक्टर को देखता रह गया। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था, ये उसने क्या कह दिया था। मुझे मासी की वो बात याद आने लगी कि ये शादी अब नहीं हो सकती। डॉक्टर जा चुका था और मेरी पूरी दुनिया ही लुट चुकी थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरे सपने टूटकर चकनाचूर हो चुके थे। मैं कभी बाप नहीं बन सकता था। मैं अपनी पत्नी को कभी खुश नहीं रख सकता था। शादी करने का तो फिर कोई मतलब ही नहीं था। बेआवाज आंसू मेरी आंखों से बह रहे थे। ना जाने कितनी देर तक मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाता रहा। जिंदगी में मुझे कभी कोई खुशी नहीं मिली थी। बचपन में माँ बाप छोड़कर चल बसे। जब मासी ने माँ बाप का प्यार दिया तो मासी ने भी शादी कर ली और अपनी एक नई दुनिया बसा ली। मासी की खुशियों को नजर न लगे, मासी की खुशियाँ उजड़ न जाएं, इसलिए अपनी एक किडनी देकर मौसा जी की जान बचा ली। भगवान ने एक भाई दिया था, अंकित, जिसे मैं दिलो जान से चाहता था। उसकी जान बचाने के लिए आज मैंने अपनी मर्दानगी भी खो दी थी। कुछ लोग इस दुनिया में सिर्फ दुख उठाने के लिए क्यों आते हैं? क्या उनकी किस्मत में कभी खुशी नहीं होती, जैसे कि मेरी किस्मत में नहीं थी? मैं घर तो आ गया था, लेकिन अब जिंदगी जीने की कोई उमंग ही नहीं बची थी। सब घर वाले मेरा बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे मेरे शरीर की जो कमजोरी थी वो ठीक हो गई थी, लेकिन जो मेरे अंदर कमी बैठ गई थी वो ठीक नहीं हो सकी थी। मेरी मर्दाना ताकत खत्म हो चुकी थी। मैंने संगीता से बात की थी। मैंने उसे सब सच बताया था। मैंने कहा, संगीता, तुम मुझसे शादी कर लो और मैं बाद में अपना इलाज कराऊंगा। भगवान ने चाहा तो मैं ठीक हो जाऊंगा और हम खुशहाल शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मैंने उसे कुछ भी नहीं छुपाया था, उसे सब कुछ बता दिया था। लेकिन उसने शादी करने से साफ मना कर दिया। कहने लगी, तुम्हारे साथ घुट घुट कर जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं पूरी जिंदगी शादी ही ना करूं।
4-5 महीने बाद ही संगीता की दूसरी जगह शादी हो गई और मैं आंखों में आंसू भरे उसकी शादी की बारात जाते हुए देखता रह गया था। जिंदगी यूं ही बेरंग सी गुजरने लगी थी। अंकित अपनी पढ़ाई में दिलो जान से बिजी हो गया था। समय पर लगाकर उड़ गया और अंकित जवान हो गया और मैं बूढ़ा हो गया। एक दिन मैंने देखा कि रात के समय अंकित किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मैंने उसे पूछा, किससे बात कर रहे हो? तो उसने मुझे सब कुछ बता दिया। अंकित की और मेरी बहुत बनती थी। अंकित मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया करता था। अंकित मुझसे बहुत प्यार करता है, बिल्कुल अपने सगे भाइयों के जैसा। उसने मुझे बताया कि एक लड़की है जिससे वो प्यार करने लगा है। मैंने कहा, अच्छा, क्या वो लड़की भी तुमसे प्यार करती है? उसने कहा, हाँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। उसने मुझे नहीं देखा है, लेकिन मैंने उसकी तस्वीर देख रखी है। हालांकि हम आमने सामने दूसरे से नहीं मिले हैं। अंकित रोज मुझे अपने प्यार के किस्से सुनाया करता था और अंकित के वो प्यार के किस्से सुन सुनकर मुझे अपना अधूरा प्यार याद आता था। मैं दिल महसूस कर रह जाता, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। एक दिन अंकित मुझे कहने लगा, भाई, आप मेरा तोहफा दिव्या को देकर आएं। मैं उसकी बात मान गया था। उसने मुझे गिफ्ट पैक कर दिया और तुम्हारे घर का पता भी बता दिया। मैं उस दिन तुम्हारे घर वो पैकेट लेकर आया था। उस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम्हें देखते ही मैं तुम पर अपना दिल हार बैठा था। हालांकि मैं जानता था कि मैं नामर्द हूँ और तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता और तुम अंकित की मोहब्बत हो, लेकिन मैं अपने इस दिल का क्या करता जो तुम्हें देखते ही धड़क उठा था। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे अंदर अपनी संगीता नजर आई थी और मैंने उसी पल फैसला कर लिया कि तुम सिर्फ मेरी हो। तुमसे शादी सिर्फ मैं करूँगा, अंकित नहीं। मैं घर आ गया। घर आते ही मैंने अंकित का मोबाइल लिया और उसमें से सिम निकाल कर अपने मोबाइल में डाल ली और फ़ौरन तुम्हें फ़ोन किया था। उस दिन वीडियो कॉल पर अंकित नहीं, मैं था। मैंने ही तुमसे बात की थी। मेरे अंदर एक हुनर है कि मैं किसी की भी आवाज़ अच्छी तरह बदल लेता हूँ। मैं किसी की भी आवाज़ में बात कर सकता हूँ। उस दिन भी मैं अंकित की आवाज़ में तुमसे बात कर रहा था और मैंने प्लान बनाया। मैंने अंकित के कानों में भर दिया कि तुम अब दिव्या से बात मत करो, तुम सीधा उसके घर अपना रिश्ता भेजो और उससे शादी करो और उसे शादी की पहली रात अपना आप दिखाकर उसे सरप्राइज देना। मैंने तुम्हारा नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लिया था और दोबारा उसकी सिम अंकित के मोबाइल में डाल दी थी, लेकिन वो तुम्हें सरप्राइज देने के चक्कर में तुमसे बात नहीं करता था। वो मेरी बात मान भी गया था। अगले दिन वो खुशी खुशी मेरे पास आया, कहने लगा, भाई, मैंने दिव्या को आज पार्टी में देखा था। वो तो अपनी तस्वीरों से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने मम्मी पापा से बात कर ली है और मम्मी पापा को भी वो लड़की बहुत पसंद है, क्योंकि वो तो उनके दोस्त की ही बेटी है। मैंने अपना रिश्ता दिव्या के लिए भिजवाना चाहता हूँ। मम्मी पापा भी रिश्ते के लिए बहुत खुश हैं। अंकित खुशी खुशी मुझे ये सब कुछ बता रहा था और मैं अपने दिल में मंसूबा बना चुका था कि अब आगे मुझे क्या करना है। मैंने उसी रात तुम्हें फ़ोन किया और तुमसे शादी करने के लिए कहा। तुम्हें लेकर मैं मंदिर गया और तुमसे शादी कर ली। तुमसे शादी करते हुए मैंने अपनी वीडियो भी बनाई थी। मैंने तुमसे अपना चेहरा छुपाया था, लेकिन मैंने वीडियो में अपना चेहरा दिखा दिया था। सब कुछ मेरे प्लान के अनुसार ही जा रहा था। मेरे समझाने पर अंकित ने तुम्हें दोबारा कॉल नहीं की थी। शायद वो इस इंतजार में था कि अब जल्दी ही तुम्हारी दोनों की शादी हो जाएगी और वो तुम्हें सरप्राइज देगा, लेकिन इससे पहले ही उसकी मोहब्बत मेरे नाम हो चुकी थी। अपनी कहानी सुनाकर मेरा पति चुप हो चुका था। मैं अंकित की मोहब्बत में दीवानी थी। मैंने शादी के पेपरों पर साइन करते हुए ये भी नहीं देखा था कि उन पेपरों पर अंकित नहीं सुमित नाम लिखा हुआ था और मैं उसकी तरफ देखती रह गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। उसने अपने दुखों का बदला मुझसे लिया था। अगर भगवान ने उसकी किस्मत में उसे दुख दिए थे तो उसने मेरे जीवन से भी खुशियाँ छीन ली थीं। उसे कोई हक नहीं बनता था कि अगर उसके जीवन में खुशियाँ नहीं थीं तो वो किसी दूसरे के जीवन में दुखों के रंग भर दे। मेरी खुशियाँ सुमित के साथ नहीं थीं, बल्कि अंकित के साथ थीं। मैंने तो अंकित से मोहब्बत की थी और अंकित भी तो मुझसे कितनी मोहब्बत करता था। मैंने कहा, तुमने ये बहुत गलत किया। मेरे दिल में सिर्फ अंकित बसा है, तुम नहीं। तुमने ज़बरदस्ती मुझे पा तो लिया, लेकिन मेरे प्यार को कभी पा नहीं सकोगे। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ अंकित है। मेरे मुंह से इतना सुनना था कि वो एकदम से पागल हो उठा। गुस्से से मेरे पास आया और मेरा मुंह दबोच लिया। कहने लगा, आगे से तुम्हारी जबान पर मैं अंकित का नाम ना सुनूं। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। मेरे अलावा तुम्हारी जबान पर किसी का नाम नहीं आना चाहिए। तुम्हारे दिल पर जो ये अंकित नाम छपा है ना, मैं इसे खुरच डालूंगा। इस पर सिर्फ मेरा नाम लिखा होगा। दर्द से मैं बिलबिला उठी थी, लेकिन उसने मेरा मुंह नहीं छोड़ा था। वो मुझे बेड पर धक्का देकर जा चुका था।
अगले दिन जो खबर सुमित ने मुझे सुनाई, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। उसने मुझे बताया कि अंकित ने सुसाइड करने की कोशिश की है। वो अस्पताल में एडमिट है और उसकी जान को अब भी खतरा है। उसने जहर खाकर खुद की जान लेने की कोशिश की थी। मेरा दिल तड़प उठा था। मैंने सुमित से कहा, मुझे एक बार अंकित को देख लेने दो, लेकिन उसने मजबूती से मेरी कलाई को दबोचते हुए कहा, तुम अंकित के पास नहीं जाओगी, वो मरे या जिए मेरी बला से, लेकिन मैं तुम्हें अंकित के पास हरगिज नहीं ले जाऊंगा। और अच्छा है वो मर जाए। एक बार उसकी जान बचाकर मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ, और अब उसकी जान बचाकर मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। मुझे पता है वो जब तक जिंदा रहेगा तुम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत के लिए ऐसे ही तड़पते रहोगे, और तुम मुझे कभी भी प्यार नहीं करोगी। इसीलिए उसका मर जाना ही अच्छा है। मैं हैरत से उसका मुंह देखती रह गई थी। क्या ये वही भाई था जिसने अपनी जान को खतरे में डालकर अंकित की जान बचाई थी? वो मुझे कमरे में बंद करके जा चुका था, और मैं अपने भगवान से रो रो कर अंकित के बच जाने की दुआएं मांग रही थी। पता नहीं कब रोते रोते मैं वहीं बैठे बैठे सो गई थी। रात के लगभग 1 बजे सुमित कमरे में आया था। आते ही वो मेरे पास बैठ गया। आज उसके चेहरे के हाव भाव कुछ ऐसे थे कि मैं एकदम से कांप उठी थी। वो मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, दिव्या, आज सब कुछ ठीक हो गया है, अब हमारे बीच कोई नहीं रहा। मैं तड़प उठी थी। मैंने कहा, सुमित, अंकित कैसा है? वो ठीक तो है। कहने लगा, अब वो हमेशा हमेशा के लिए हम दोनों के बीच से जा चुका है। मैं बस उसे देखती रह गई थी। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, अंकित यूं मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। सुमित कहने लगा, वो जा चुका है। हालांकि वो जा नहीं रहा था, वो तुम्हारी मोहब्बत में यूं गिरफ्तार था कि उसके शरीर से उसकी जान निकल ही नहीं रही थी, और डॉक्टरों ने ये खबर भी सुना दी थी कि अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन उसका खतरे से बाहर होना मेरे लिए किसी खतरे से कम नहीं था। अगर वो जिंदा रहता तो तुम कभी मुझे ना मिलती, दिव्या। और फिर मैंने उसकी ज़िंदगी की सांसों की डोरी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। मैंने उसे एक ऐसा इंजेक्शन लगा दिया कि वो हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में चला गया है। ये क्या कर दिया था उसने? उसने अंकित की जान ले ली थी। मैं पागल हो उठी थी। पता नहीं मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई थी। मैं एकदम से खड़ी हुई। सुमित ने मुझे दबोचने की कोशिश की, लेकिन मैंने सुमित को जोर से धक्का दिया था और भागती चली जा रही थी। मुझे नहीं पता मैं कैसे घर से निकली थी और कैसे अस्पताल तक पहुंची थी। मुझे हॉस्पिटल का नाम सुमित ने पहले दिन ही बता दिया था, जब अंकित ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। मेरे पैरों में चप्पल नहीं थी और ना ही मेरे गले में दुपट्टा था। मैं पागलों की तरह भागती हुई अस्पताल पहुंची थी। मैं सबसे रो रो कर अंकित के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि मुझे अंकित के रूम का नंबर नहीं पता था कि वो किस रूम में है। मैं रो रही थी, चीख रही थी, तभी अंकित की माँ की नज़र मुझ पर पड़ी थी। वो मुझे पहचान गई थीं, क्योंकि मुझे अंकित के नाम की अंगूठी वो पहनाने आई थीं। वो मुझे देखकर गुस्से से मेरी तरफ बढ़ी थीं। कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे की ये हालत है। तुमने उसे धोखा दिया है और किसी और से शादी कर ली। तुम्हारी वजह से ही मेरे बेटे ने सुसाइड करने की कोशिश की है। शायद अंकित की माँ को नहीं पता था कि सुमित अंकित को इंजेक्शन लगा चुका है, मौत का इंजेक्शन। मैंने कहा, आंटी, अंकित की जान को खतरा है। वो कहने लगी, खतरा था, लेकिन अब वो खतरा टल चुका है। लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चली जाओ। ऐसा ना हो मेरा बेटा तुम्हें देखकर फिर से दीवाना हो जाए। शायद उन्हें नहीं पता था कि मेरी जिससे शादी हुई है वो उनका भांजा ही है, जिन्हें उन्होंने अपनी औलाद की तरह पाला था। मैंने रोते हुए अंकित की माँ को सारी बात बता दी। मैंने कहा, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, प्लीज़ चलकर अंकित को देखें। अंकित की माँ ये सुनकर बौखला गई थीं। वो भी भागते हुए अंकित के कमरे में गई थीं, जहाँ अंकित अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया था। अंकित को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। मैं वहीं मंदिर में भगवान के सामने गिर पड़ी थी। मैंने कहा, आखिर मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है कि मुझसे मेरा सब कुछ छिनता चला जा रहा है? अंकित मेरी जान था, मेरी मोहब्बत था। मैं उसके बिना नहीं रह सकती थी। हे भगवान, या अंकित को ठीक कर दे या फिर मेरी भी जान ले ले। मुझे पता था सुमित कभी भी मुझे नहीं छोड़ेगा और मैं कभी अंकित को पा नहीं सकूंगी, लेकिन मुझे सिर्फ अंकित की जान की परवाह थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ़ नहीं कर पाती। और शायद मेरी दुआओं का रंग था या फिर मेरी मोहब्बत का असर कि अंकित की जान बचाने में डॉक्टर कामयाब हो गए थे। और जब अंकित को होश आया तो उसने पहली बार मेरा ही नाम लिया था। डॉक्टर ने कहा कि अंकित दिव्या नाम की किसी लड़की को बुला रहा है। मैं भागती हुई अंकित के कमरे में गई थी।
मैं अंकित से लिपट कर रो पड़ी थी। मुझे उस समय परवाह नहीं थी कि मैं रिश्ते में अंकित की भाभी बन चुकी थी। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन मैं अपनी इस मोहब्बत का क्या करती जो मेरे दिल में अंकित के लिए मौजूद थी। अंकित ने भी मुझे अपनी बाहों में भर लिया था और वो भी रो रहा था। मैंने कहा, अंकित तुमने ये सब क्यों किया? आखिर क्यों किया तुमने ये सब कुछ? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? अंकित कहने लगा, दिव्या मैं तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रह सकता हूँ? जानती हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। और तभी मुझे एहसास हुआ और मैं एकदम उसकी बाहों के घेरे से निकल गई थी। मैंने कहा, अंकित अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। मैं अब तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ, वो जैसा भी है, लेकिन अब वो मेरा पति है और अब उसके साथ ही मेरी ज़िंदगी गुजरनी है। अंकित अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो इसी मोहब्बत की खातिर मुझसे वादा करो कि कभी अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करोगे। मेरी बात सुनकर अंकित की आंखों में आंसू भर आए थे। कहने लगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। अगर मैं खुद से ये कोशिश नहीं करूँगा तो भी अपने आप ही मेरी जान मेरे शरीर से निकल जाएगी। मैंने कहा, किसी के जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती अंकित। तुम्हें ज़िंदगी में और भी मुझसे भी अच्छी लड़कियां मिलेंगी। तुम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। अगर आज तुमने मुझसे वादा नहीं किया तो मैं तुम्हें कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। मेरी बात सुनकर वो तड़प उठा था और मुझसे वादा किया कि वो अपने आप को कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। उससे वादा लेने के बाद मैंने उसे अपना हाथ छुड़ाया और थके थके कदमों से अपने घर की तरफ लौट पड़ी थी। मैं घर आई तो सुमित घर पर मौजूद नहीं था। मैं कमरे में गई तो वो वहाँ पर भी नहीं था, लेकिन कमरे में बेड की साइड टेबल पर कुछ पेपर रखे हुए थे, साथ ही एक लेटर भी रखा हुआ था। मैंने वो लेटर पढ़ा तो खुद ब खुद मेरी आंखों से आंसू बह निकले। वाकई कुछ इंसानों को ज़िंदगी में कभी सुख नहीं मिलता, वो सिर्फ दुख देखने के लिए ही पैदा होते हैं। सुमित ने लिखा था, दिव्या मैंने सोचा था अंकित इस दुनिया से चला जाएगा तो तुम मेरी हो जाओगी, इसलिए मैंने उसे इंजेक्शन लगाकर उसकी जान लेने की कोशिश की थी। लेकिन जब मैंने तुम्हें अंकित के लिए इतनी दीवानगी से भागते हुए देखा तो मैं समझ गया था तुम मेरी कभी नहीं हो सकती। मैं कुछ दूर तक तुम्हारे पीछे भागा था, लेकिन तुम अपनी जान की परवाह किए बगैर, गाड़ियों की तेज रफ्तार की परवाह किए बगैर भागती चली जा रही थीं। और उस समय मैंने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। ये तलाक के पेपर हैं, इन पर मैंने साइन कर दिए हैं। तुम भी साइन कर दो और आज़ाद हो जाओ मेरी कैद से। अंकित के साथ खुश रहना। आज एक बार फिर सुमित ने अंकित की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। खत में लिखा था कि मैं तुम सबको छोड़कर जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। मैं कभी लौटकर तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आऊँगा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारे और अंकित के साथ गलत किया, मुझे माफ़ कर देना। मेरी तरफ से मेरी मासी से भी माफ़ी मांग लेना, मैंने उनका भी दिल दुखाया है। 4-5 दिन के बाद अंकित की माँ मुझसे मिलने आई थी। मेरा धन्यवाद करना चाहती थी कि मैंने समय पर आकर उन्हें बता दिया कि अंकित की जान को खतरा है। और फिर मैंने उन्हें सुमित के बारे में सब कुछ बता दिया कि वो मुझे तलाक देकर हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। और सुमित का लिखा हुआ खत भी अंकित की माँ की तरफ बढ़ा दिया। अंकित की माँ की आंखों में आंसू आ गए थे। दिव्या, सुमित ने हमेशा अपने आप को मेरे परिवार के लिए कुर्बान किया है और आज भी उसने अंकित के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। तुम अंकित की मोहब्बत हो, शायद जज्बातों में बहकर अंकित से तुम्हें उसने छीन लिया था और अपना बना लिया था, लेकिन देर से ही सही उसे समझ आ गया कि तुम और अंकित एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इसीलिए वो तुम दोनों के बीच से चला गया है। कुछ ही दिन बाद मेरी और अंकित की शादी धूमधाम से हो गई थी। मैं अपने माँ बाप के घर वापस आ गई थी और मेरे माँ बाप ने मुझे माफ़ भी कर दिया था। और फिर मेरे माँ बाप ने ही पूरे रीति रिवाज से और धूमधाम से मेरी शादी अंकित से की थी। सुहागरात को जब अंकित मेरे पास आया तो बेकरारी से मेरा हाथ थामते हुए कहने लगा, दिव्या कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैंने भी उससे वादा किया था, क्योंकि मैं भी तो उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। सुकून से आंखें मूंदते हुए मैंने अंकित के सीने से सर टिका दिया था और अंकित ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में कस लिया था और मेरे माथे को चूम लिया था। जिंदगी में हर तरफ अब बहारें थीं। हाँ, सुमित की तरफ से थोड़ा दुख जरूर था, लेकिन उसने जो कुछ मेरे और अंकित के साथ किया वो भी गलत किया था। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने दिल से दुआ की थी कि सुमित जहाँ भी रहे भगवान उसे खुश रखे। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। प्लीज़ अपनी राय इस कहानी को लेकर ज़रूर देना। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर मुझे और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखने के लिए बहुत ही हिम्मत मिलती है और मुझे कहानियाँ लिखते हुए खुशी भी महसूस होती है। तो प्लीज़ दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि मैं आपके लिए प्यारी प्यारी कहानियाँ लेकर आती रहूँ।